हाय दोस्तों, कैसे हैं। मैं मोहम्मद मुख्तार आपका मैं अपने YouTube चैनल सुगम संगम पर स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में भारतीय भूमि या भारतीय मृदा का जो वर्गीकरण है उस पर हम विचार रखने वाले हैं और उस पर हम अध्ययन प्रस्तुत करने वाले हैं। और इस अध्याय से अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब क्यों पूछे जाते हैं ये आप आने वाले समय में या इस वीडियो में आगे आप देख पाएंगे। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और एंजॉय करते हुए बिना रटे आपको याद रखना है, ये चीजें आपको देखना है। और एक चीज ये हर चीज या हर वीडियो आपको लाइव की तरह एहसास कराता है। ठीक है दोस्तों, तो बिना समय गवाए आइए देखते हैं भारतीय मृदाओं या मिट्टियों का वर्गीकरण। ये आप देख पा रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन सॉइल्स। इसका हम दो रूपों में या दो तरह से अध्ययन करेंगे, एक प्राचीन भारत और दूसरा आधुनिक काल। आधुनिक भारत में जो इसका वर्गीकरण किया गया है उसको हम देखेंगे। तो इसको आइए देखते हैं। इसका वर्गीकरण कितने तरह से किया जाएगा? दो तरह से, एक प्राचीन भारत और दूसरा क्या था, आधुनिक भारत में जो मृदा है, भारत की मृदा है, उसका वर्गीकरण कैसे किया गया। तो ज्यादा प्रश्न इस टॉपिक से आता है, इससे नहीं के बराबर प्रश्न पूछा जाता, लेकिन हम चूंकि भारतीय मृदा पे हम बात कर रहे हैं तो हमें ये विचार देना चाहिए। तो इसमें शॉर्टकट में विचार होता है। प्राचीन काल में अंग्रेजों ने भारतीय मृदा को दो रूपों में बांटा था। एक था उर्वर मृदा और दूसरा था ऊसर मृदा। उर्वर मृदा वो है जो कृषि के दृष्टिकोण से उपजाऊ है या जिसमें कृषि फसल का उत्पादन होता है या जिसमें कृषि की जाती है उसको उर्वर भूमि कहा गया। और जिसमें उत्पादन नहीं होता है या जिसमें फसलों का उत्पादन नहीं होता है उसको ऊसर भूमि कहा गया। तो ऊसर क्या हो गया? अनुपजाऊ। उर्वर क्या हो गया? उपजाऊ। इसमें इतना ही जानना है। अब बढ़ते हैं आधुनिक भारत की ओर या आधुनिक समय में भारतीय कृषि भूमि का वर्गीकरण कैसे किया गया। तो हम चलते हैं आजादी से पहले ही, ठीक है, वो आजादी के पहले से ही इस पर जो है ये काम शुरू हो गया था। हम इस पर थोड़ा सा आधुनिक समय में बढ़ने से पहले इसके इतिहास में जाते हैं, ऐसी जरूरत क्यों पड़ी। अंग्रेजों को महसूस हुआ कि इस तरह से उर्वर और ऊसर भूमि का वर्गीकरण कर देने से उन्हें फायदा नहीं हो रहा है। वो तो टैक्स वसूलते तो उन्हें टैक्स की प्राप्ति नहीं हो रही। तो उन्होंने एक कमेटी की स्थापना कर दी थी। उस कमेटी का नाम था दोस्तों रॉयल कमीशन। क्या नाम था? रॉयल कमीशन। तो यह भी प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है कि रॉयल कमीशन का संबंध किससे है। तो याद रखिएगा, हम चूंकि पढ़ रहे हैं भारतीय मृदा या मिट्टी पढ़ रहे हैं और उस संबंध में हम बात कर रहे हैं। तो रॉयल कमीशन क्या हो गया? कृषि भूमि से संबंधित है ये कमीशन। सरकार ने, जब हम अंग्रेजों के गुलाम हुआ करते थे, अंग्रेजों का शासन हमारे ऊपर था, उस दौरान ही अंग्रेजों ने भारतीय कृषि भूमि का अध्ययन करने के लिए एक कमेटी की स्थापना की। उसका नाम क्या था? रॉयल कमीशन। इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उस रिपोर्ट के आधार पर 16 जुलाई 1929 ईस्वी को ICAR एक विभाग की स्थापना की जाती है, जिसको इस तरह कहेंगे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। उसका अगर हिंदी में देखेंगे, उसका हिंदी नाम है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, हिंदी नाम हो गया। तो 16 जुलाई 1929 ईस्वी को रॉयल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पे सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का गठन करता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ICAR कहा जाता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आई होप कि आपको यहां तक समझने में कोई परेशानी नहीं हुई होगी। इन्होंने भारतीय कृषि का जो वर्गीकरण किया उस पर तो आगे हम बात करेंगे, थोड़ा सा इस पे और हम आगे बढ़ जाते हैं।
इसका ये तो एक स्वतंत्र विभाग के रूप में इसकी स्थापना कर दिया गया भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। अब इसके अधीन भी चूंकि छोटे छोटे, चूंकि ये एक परिषद की स्थापना कर दी गई, एक तरह से क्या एक विभाग की स्थापना कर दी गई, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। अब इसके अधीन भी छोटे छोटे कई सारे विभाग थे, ठीक है। और उस विभाग में से छोटा सा या कहें एक विभाग और था जो है कि उसे कहा गया राष्ट्रीय मृदा अनुसंधान एवं भूमि उपयोग आयोजन संस्थान। तो इसके अधीन एक विभाग और आता था राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग आयोजन संस्थान। इसके अधीन एक विभाग आया राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग आयोजन संस्थान। ये इनके अधीन कार्य करता है। तो ये कमेटी ये एक विभाग स्थापित कर दिया गया। उस विभाग के अधीन कई छोटे छोटे विभाग हुए। उस विभाग में से एक विभाग था राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग आयोजन संस्थान। एक दो बार जब आप रिपीट कीजिएगा, ये इतना बड़ा नाम ही था, इसको छोटा नहीं किया जा सकता है ना। और ये इसकी स्थापना कहाँ किया गया, याद रखिएगा, ये स्थापना किया गया है, वो जगह का नाम था नागपुर। कहाँ था, नागपुर में इसकी स्थापना किया गया था। भाई विभाग की स्थापना किया गया, कहीं तो उनका एक डेरा होगा, कहीं तो उनका कमरा बनाया गया होगा। तो ये विभाग स्थापित किया गया और उनकी जो बिल्डिंग बनी वो नागपुर में बनी, ठीक है। इन्होंने यानी राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग आयोजन संस्थान ने भारतीय कृषि भूमि का विशद अध्ययन किया, कई बार अध्ययन किया। उस अध्ययन के बाद फिर अध्ययन करने की जरूरत ही नहीं महसूस हुई, ठीक है। तो कई मामले में एक तरह से किया जाए कि अंग्रेजों ने कुछ अच्छा ही किया। अब जैसे इसको देख लीजिए, अब ट्रेन भी है, ये उन्हीं की देन है। तो चलिए उस पर हम इतिहास में बात करेंगे, या फिलहाल इस पे मेरी फोकस होनी चाहिए। तो इस विभाग ने भारतीय भूमि का यानी भारतीय कृषि भूमि का विशद अध्ययन किया, एक विस्तार से अध्ययन किया, एक एक हिस्से को, एक एक टॉपिक को उन्होंने पूरी गहराई से अध्ययन किया। तो इन्होंने जो अध्ययन किया उस आधार पे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में, चूंकि यह किसके अधीन काम कर रहा है, यह विभाग ICAR के अधीन काम कर रहा है, इन्होंने अपनी रिपोर्ट इनको दिया, ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को। और उस रिपोर्ट के आधार पे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारतीय कृषि भूमि को 8 भागों में बांटा, 8 भागों में बांटा, ठीक है। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि भारतीय कृषि भूमि का जो वर्गीकरण है किसने किया, तो आप इसको देख के बता सकते हैं। भारतीय कृषि भूमि का जो कि वर्गीकरण 8 भागों में किया गया, किसने किया, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इन्होंने 8 भागों में बांट दिया। और ये चीजें आज तक चली आ रही हैं। एक चीज और इसमें हमको जान लेना है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का वर्तमान नाम, आजादी के बाद इसका नाम चेंज किया जाता है, क्योंकि ये अंग्रेजों का दिया हुआ नाम था। उन आजादी के बाद इनका नाम चेंज करके किया जाता है कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग, यानी इसका नाम आजादी के बाद चेंज कर दिया जाता है और वो हो जाता है कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग, यानी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड
एजुकेशन, यानी इसको शॉर्ट फॉर्म में आप डेयर भी कह सकते हैं। यानी ICAR का वर्तमान नाम क्या हो गया, डेयर। तो ये चीजें जान लिया हमने। तो ये चीजें हो गई आधुनिक समय में। सिर्फ अभी हम विभाग पे गए हैं कि कैसे इनकी स्थापना की गई, इनका वर्तमान नाम क्या है। अभी हम जाएंगे आगे 8 भागों में। तो इसको डिलीट करने से पहले या इसको आप मिटाने से पहले एक बार और इनका रिवीजन कर लेते हैं कि आजादी से पहले अंग्रेजों ने भारतीय कृषि भूमि पर अध्ययन करने के लिए एक कमीशन की स्थापना किया और वो था रॉयल कमीशन। उसके रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने 16 जुलाई 1929 ईस्वी को एक विभाग गठित करता। वो क्या था, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। उसके अधीन आता है राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग आयोजन संस्थान। उन्होंने भारतीय कृषि भूमि का विशद अध्ययन किया और अध्ययन करके जो अपनी रिपोर्ट है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को पेश किया। उस विभाग ने इस रिपोर्ट के आधार पे भारतीय कृषि भूमि को 8 भागों में बांटा और वो चीजें वर्तमान समय तक चली आ रही है। आने वाले समय में वो बाद की बात है। आजादी के बाद इस विभाग का नाम चेंज किया जाता है कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग। ये चीजें आपको याद रख लेना है। कई बार आपको पूछ देगा कि भारतीय कृषि भूमि का जो वर्गीकरण है किसने किया है, आपको ICAR की जगह DARE कर देगा। तो ये चीजें आपको माइंड में सेट रखना है कि ये ICAR आजादी से पहले का नाम है, आजादी के बाद उसका सिर्फ नाम चेंज किया गया, काम वही रहा, थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया गया कि इसमें शिक्षा विभाग ये एजुकेशन देने का भी काम करता है। ठीक है, DARE डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन। तो ये चीजें हो गई। आप इनका चाहे स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें। क्योंकि एक चीज और, ये विभाग कहाँ गठित किया गया, नागपुर में। ये भी प्रश्न बनता है परीक्षा के दृष्टिकोण से। नागपुर में ये विभाग कहाँ गठित किया गया, नागपुर में। अब इनका स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें, फिर हम 8 भाग जो है उसको हम देखते हैं। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि ICAR या डेयर, क्लियर है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद या कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग ने भारतीय कृषि भूमि का जो 8 भागों में वर्णन किया है या विभेद किया है उसको हम देखते हैं और एक ट्रिक के माध्यम से उसे कैसे याद रखना है वो भी हम देखेंगे। पहले हम इसको हम देख लेते हैं कि इसका जो 8 भाग में वर्गीकरण किया गया है वो कैसे किया गया है। 8 भाग में वर्गीकरण किया गया है। पहला आता है दोस्तों, एक एक करके आप नाम देख लीजिए। जलोढ़, काली, लाल एवं पीली पीठ, लेटेराइट, शुष्क, लवणीय, वरीय। तो ये है दोस्तों ICAR यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा जो भारतीय कृषि भूमि का वर्गीकरण किया गया है 8 भागों में। वो 8 का नाम इस तरह है, इसमें मृदा शब्द आप जोड़ लीजिए। जैसे उन्होंने 8 भागों में बांटा क्या है, जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल एवं पीली मृदा, दोनों का एक ही नाम है मृदा, पीटमय मृदा, पीट मृदा कह सकते हैं या पीटमय बोलिए, लैटेराइट मृदा, शुष्क मृदा, लवणीय मृदा या वनीय मृदा, या इसको वन कह सकते हैं, सिर्फ वन मृदा भी कह सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसको याद कैसे करना है। इसके लिए एक मैंने एक स्पेशल ट्रिक बनाया हुआ है जो आपको आराम से याद हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये हम यहां लिख देते हैं ट्रिक। इसके लिए ट्रिक कैसे बनाना है देखिए। जाको लाल यानी बेटा, पिटकर लेटा, सुलभ वन
में। ये मैंने एक ट्रिक बनाया है, हालांकि हम हर बार कहते हैं कि आपको ट्रिक की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, आप आराम से इनको याद रख सकते हैं, लेकिन हमें लगा कि ये इजी ट्रिक है, आप एक बार देखने से आपको ये 8 नाम याद हो जाएगा, आपको रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसमें हम देखते हैं कि वो 8 नाम कहाँ छिपा है, वो हम देखने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों, ये 8 नाम इसमें आता है। जा से जलोढ़, ठीक है, 1 नंबर, यह नंबर लिख देते हैं 3 4 5 6 7 8, ठीक है। जा से जलोढ़, को से काली आप कह सकते हैं, है ना, जाको जलोढ़ काली। लाल से लाल एवं पीली मृदा हो गया, जाको लाल। पिटकर, पिट कितने में आ गया, 4 में। कर साइलेंट कर देना है, ठीक है, कर को जरूरत नहीं है। लेटा वो 5 नंबर में, लेटेराइट मृदा। सुलभ, इसको सु ले लेना है, इसका पहला जो ले लेना है वो हो जाएगा, सॉरी लिखना ही नहीं है यहाँ पे, 6 नंबर। सु से शुष्क। लव चूंकि अपभ्रंश किया है थोड़ा, लव को आप लवणीय मृदा कह सकते हैं, 7 नंबर। वन यानी वनीय मृदा। इस तरह दोस्तों आप 2-4 बार अगर इनको रिपीट करेंगे तो आराम से याद हो जाएगा। ICAR यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारतीय मृदा को कितने भागों में बांटा, 8 भागों में। कौन कौन, जलोढ़, काली, लाल एवं पीली, पीट, लेटेराइट, शुष्क, लवणीय, वन। हो गया, 8 आ जा रहा है इसमें। ये ट्रिक के माध्यम से आप उनको चाहे तो ऐसे याद रख लीजिए, या ट्रिक के माध्यम से आप याद रखना चाहें रख सकते हैं। इस तरह दोस्तों आज मैंने भारतीय मृदा का जो वर्गीकरण है उसको देखने का हमने प्रयास किया। चूंकि हम नेक्स्ट वीडियो में, चूंकि इस वीडियो में अगर हम एक एक करके देखेंगे तो वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके हम पूरे विस्तार से अध्ययन प्रस्तुत करने वाले हैं। तो आज भर इतना ही दोस्तों, खुश रहिए, आबाद रहिए, अपनी पढ़ाई जारी रखिए, जीवन में आगे बढ़िए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।